कहानी कुर्सी की में अब बात मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी की। मध्य प्रदेश के चुनाव में इस वक्त कौन आगे दिखाई दे रहा है, और शिवराज सिंह चौहान जो रोज कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में होते हैं, कहीं कहीं लाभार्थियों को कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, कोई किसी योजना का पैसा डाल रहे होते हैं, कहीं पर कहीं अब वो स्कूटी बांट रहे होते हैं, कहीं साइकिल बांट रहे होते हैं। कल वो छिंदवाड़ा गए थे। अब आज कहां पर हैं शिवराज सिंह चौहान और वो और उनके साथ मिलकर गृहमंत्री अमित शाह, जिन्होंने पूरी तरीके से इस चार्ज ले रखा है इस इलेक्शन का। अब वो क्या सोच रहे हैं आगे आने वाले 2-3 महीनों के लिए। अब टिकट बंटवारे की नौबत भी जो है वो आ चुकी है, उसके बारे में क्या काम किया जा रहा है। और ये चुनाव जो एक वक्त माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल चुनाव होगा, क्या वो परसेप्शन पूरी तरीके से बीजेपी खत्म करने में कामयाब हो गई है? जमीन पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कितना आगे दिखाई दे रही है, अगर आगे है तो? इस पर बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं आज मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर में है, जबलपुर में उनका कार्यक्रम है। कल छिंदवाड़ा में उन्होंने हनुमान लोक का पूजन किया था। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, किसानों के लिए पूरी तरीके से उन्होंने अपना खजाना खोल रखा है। मतलब समझिए तिजोरी खुली हुई है और खुल करके बस वो बरसा रहे हैं लोगों के ऊपर, कहीं पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, कहीं अपनी योजनाओं के जरिए कुछ ना कुछ। और शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हैं, लेकिन ये सवाल कि क्या वही होंगे अगले मुख्यमंत्री जीत के बाद, ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो सबसे पहले एमपी में इस वक्त क्या हो रहा है? अमित शाह भी गए थे। अमित शाह ने सरकार के सारे उपलब्धियां जो हैं वो बताई थी। बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव पर अपनी कितनी पकड़ इस वक्त मान रही है, देवेंद्र? सौरभ, अमित शाह के जाने के बाद बीजेपी को जिस ऊर्जा की सख्त ज़रूरत है वो मिलनी शुरू हुई है अभी। और वो ऊर्जा की ज़रूरत किस रूप में थी, अगर अमित शाह के 3-4 स्टेप को अगर आप देखें, जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं पार्टी नेताओं को, उससे समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात ये कि उन्होंने ये कहा और बहुत सख्ती के साथ कहा, जब क्लोजर बैठक हुई थी, कि आपस में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि मध्य प्रदेश बीजेपी में जो अलग अलग राय थी, जैसे ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाएं, उनकी जगह पे किसी और को लेकर आया जाए। इसके अलावा दूसरे नेताओं से उनकी बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो इन सारी चीज़ों को एकदम से दरकिनार करें, पहला इंस्ट्रक्शन उनका यह था। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो नाम स्टेट से आएंगे दिल्ली, उसमें सबकी राय ली जानी चाहिए और सबकी आवाज़ होनी चाहिए, सबकी बात सुनी जानी चाहिए। उसके पीछे मकसद ये रहता है कि किसी को ये ना लगे कि हाईजैक करके टिकट सिस्टम की व्यवस्था बना दी गई और हमें तो मिल ही नहीं सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट आपके साथ जुड़े रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि उनके नाम को बहुत न्यूट्रलिटी के साथ शामिल किया जाए। तीसरा इंस्ट्रक्शन उन्होंने ये दिया है कि जितनी कमेटी बूथ लेवल तक बनाई जानी है वो जल्द से जल्द बना दें। और चौथी चीज़ उन्होंने ये कही, जो कि इन तीनों से अलग है इस रूप में कि कार्यकर्ता ही आपको चुनाव जिताएगा, तो कार्यकर्ता को जितना ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है वो दें। उसके पीछे सारा मकसद ये है कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जिस प्रकार के हम लोग बात करते हैं कि एक एंटी फटीग आ गया, एक फटीग आ गया है एंटी इनकम्बेंसी को लेके, उसमें सबसे पहले जो निराश होता है वो आपका कार्यकर्ता निराश होता है। अगर कार्यकर्ता ने ही कहना बंद कर दिया चौक चौराहे पे कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर उसने ये बोलना बंद कर दिया, उदासीन हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि फिर जनता में परसेप्शन कैसा चला। अभी उदासीनता है क्या? बहुत ज़्यादा उदासीनता थी, बहुत ही ज़्यादा। अमित शाह के जाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, किसी स्टेट में जब वो जाते हैं, अमित शाह की ऐसे पॉपुलैरिटी कुछ उस रूप में करिश्मा के तौर पे आपको नहीं दिखेगी। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन संगठन को जिस करिश्मे की ज़रूरत है, अमित शाह का जब दौरा शुरू होता है तो वो करिश्मा, वो एनर्जी संगठन को मिल जाती है। मध्य प्रदेश संगठन को वो एनर्जी मिलनी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी फासला बहुत बड़ा है। अमित शाह को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा संगठन को इतना उत्साहित करने के लिए कि वो चुनाव लड़ने के लिए जी जान लगा दे, उस प्रकार का जी जान जो कि पहली बार जीतने के लिए कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता लगाता है। अमित शाह फिलहाल इसी काम को कर रहे हैं कि जब जब उनके दौरे हो रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि वो चुनाव आप जिताएं, चुनाव लड़ें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान में रखें। मकसद ये है कि अगर स्टेट सरकार को लेके या संगठन को लेके किसी प्रकार की आपकी कोई नाराजगी है भी, तो अभी उसे दरकिनार कर दें, चेहरा सिर्फ पीएम का देखें। वो हमने उनका स्टेटमेंट बताया भी था, दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपको चुनाव कैसे लड़ना है ये नहीं सिखाने आया हूं, आपको बस याद दिलाने आया हूं कि आप कौन हैं और आप जीत सकते हैं। बस मैं जामवंत की तरह आपको आपकी शक्ति, हनुमान जी को जैसे याद दिलाई थी, वैसे आपकी शक्ति आपको याद दिला रहा हूं। जब हम बात कर रहे हैं अमित शाह शिवराज सिंह की जोड़ी की, तो क्या है, क्यों है महत्वपूर्ण ये जोड़ी? एक चेहरा आपके सामने है,
प्रदेश में वही चेहरा आपका हमेशा से रहा है। अब अगर जो फटीग है, कुछ भी है, वो उस चेहरे को है। उसको चाहिए जरूरत कॉन्फिडेंस की, और ये कॉन्फिडेंस ये कि चुनाव लड़ने के लिए मेरे पीछे सब खड़े हैं, जिस चीज की मुझे जरूरत हो वो मुझे मिल जाए, केंद्र के मेरे बड़े बड़े नेता वो मेरा साथ दें। तो ये चीज क्या ये जोड़ी कर पा रही है? देखिए, बिल्कुल आपने एक जो बात कही, शब्द इस्तेमाल किया कॉन्फिडेंस की, ये समस्या काफ़ी समय से, खासतौर से जब से ये सरकार बनी है 2020 में, तब से चली आ रही है। देवेंद्र जिस फिटीग की बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री को लेकर एक तरह का फिटीग है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने को बहुत बदला है। लगातार मध्य प्रदेश में बात हो रही थी कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, मुख्य चुनाव से पहले जो है मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा। वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं आप निश्चिंत होकर जाकर काम कीजिए। दूसरी बात, पार्टी में असेसमेंट होता है तीनों राज्यों का। नंबर 1 पर राजस्थान, आसान है जीतना। मध्य प्रदेश कठिन है, लड़ाई है। छत्तीसगढ़ बहुत मुश्किल है। ये असेसमेंट होता है। उसमें अमित शाह कहते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसके लिए दोनों कठिन राज्यों की, 2 कठिन राज्यों की कि वो चाहते तो आसानी से राजस्थान की जिम्मेदारी ले लेते, श्रेय भी ले लेते। देखिए, ये फर्क है काम करने के तरीके में। एग्जैक्टली ये मैं कहने जा रहा था, किसी भी पार्टी के लिए ऐसा नेता कितना बड़ा एसेट है, हाँ, जो अपने लिए चुनौती चुनता है कि मुश्किल काम मुझे दो। जब तो अपना वहाँ कैंपेन समस्या बोलते क्या हैं, माफ कीजिएगा सर मैं टोक रहा हूँ, जब अपना कैंपेन के लिए वो बोलते हैं ना कि हमारी रैली कहाँ लगेगी, तो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो जितनी कठिन सीटें हैं हमारी रैली सिर्फ वहाँ लगाना। तो उसके बाद उन्होंने जब ये जिम्मा ले लिया तो वहाँ समस्या जनता के समर्थन की नहीं है उतनी बीजेपी के लिए। 2018 में भी हार के बाद लोगों के मन में अफसोस था कि हमने ज़्यादा जो है खिलाफ वोट दे दिया, इतना नहीं नाराज़ होना चाहिए था। और वो आरक्षण का मामला था जिस पर नाराज़गी थी, सवर्णों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। खुल के उसके बाद जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की केंद्र सरकार ने, उसके बाद से माहौल बदला। लेकिन समस्या नेताओं के बीच में थी, आपस के झगड़े, कोई किसी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये काम अमित शाह ने किया कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे इस चुनाव तक। ये बात सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा ये बाद में तय होगा। तो ये सवाल अभी भी है। हाँ, जो लोग उम्मीद कर रहे थे उनकी उम्मीद खत्म नहीं की उन्होंने, लेकिन कहा कि वो तभी होगा जब चुनाव जीतोगे। तो चुनाव जीतने के लिए बाकी सारे मतभेद भूल जाइए। लेकिन सर, जनता तो चेहरा मांगेगी ना। चेहरा तो है, शिवराज सिंह चौहान को ही प्रोजेक्ट करके लड़ेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद रहेंगे कि नहीं, ये कैसा चेहरा हुआ है? नहीं, देखिए, ऐसा समस्या ये है कि कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के पास। शिवराज सिंह चौहान से अच्छा कोई विकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में है नहीं। जी, ठीक। उनसे ज्यादा मजबूत कोई चेहरा नहीं है। ठीक, खैर अभी ये तो बात पब्लिक के लिए भी और पार्टी के लिए भी चेहरा तो शिवराज और भाई तुलना तो होगी कमलनाथ और शिवराज चौहान में। ये ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के नेताओं की तुलना होगी। तो कमलनाथ का साल सवा साल का लोगों ने शासन देखा है और शिवराज सिंह चौहान का 15-16 साल। आप कह रहे हैं जनता में ऊब हो सकती है, नाराजगी नहीं है? नाराजगी बिल्कुल नहीं है, ऊब हो सकती है। पिछली बार भी 18 में भी कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे बीजेपी को। ठीक है, तो इसलिए अब फिलहाल अभी ये चुनाव आपके लिए आपके असेसमेंट में कांटे पर खड़ा है या कांटा झुक रहा है कहीं? नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी एडवांटेज की स्थिति में है अभी भी। बिल्कुल। ठीक, हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे इसमें कोई संदेह ही नहीं दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ठीक से चुनाव जीत रही है। और बार बार जब ये बात होती है तो मैं कहता हूँ भाई ये भी तो बताइए कि नाराजगी की वजह क्या है मध्य प्रदेश में। और अभी हमारे एक मित्र, हम तो जाते ही हैं, लेकिन हमारे एक मित्र हैं जो घोर कम्युनिस्ट हैं, वो अभी कई जगह पूरे मध्य प्रदेश में घूम के आए। करें इतना बढ़िया, इतनी आसानी से किसी राज्य में आ जा सकते हैं, ये तो कल्पना नहीं हो सकती। और आप वहां किसी भी तरफ निकल जाइए। ये सब कुछ पिछले 2 दशक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और उमा भारती और बाबूलाल गौर तो किसी को याद भी नहीं होगा, शिवराज जी याद है। दूसरी एक बात है, जब हम कह रहे हैं कि अमित शाह के जाने से क्या बदला है, ये जितने लोग शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अलग अलग पॉकेट्स में कुछ, जिसको हम लोग देशज में कहते हैं, सुरसुरी छोड़ रहे थे ना,
वो सब यही तो ताकत लेके जा रहे थे कि अभी धीरे से बता रहे थे कि नहीं नहीं अब हमारी बात हो गई है, अब हम ही है नेता। अमित शाह के वहां खड़े होने से, शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठने से ये तय हो गया कि अब और कोई नेता नहीं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अब सारे लोगों के पॉकेट सबसे ज्यादा मुश्किल वही है जहां नरेंद्र सिंह तोमर हैं, सिंधिया जी हैं और थोड़ा सा वीडी शर्मा भी, हालांकि वो थोड़ा सा इधर का इलाका आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट वही है। उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो नेता कहां के होंगे। जो वो शायद वही दबाव रहा होगा जो ज्योति शिव की जोड़ी। हाँ, जो और एक और रोचक बात है, जो अभी विधायक जी लोग वहां गए हैं ना, पता नहीं ये कहा गया है पार्टी की तरफ से, नहीं ये देवेंद्र जी बता पाएंगे, वो रोज 4-6 जगह बैठक करके उसकी सोशल मीडिया पे अलग से फोटो डाल रहे हैं। अब वो पता नहीं ये रणनीति है या क्या है। ढेर सारे विधायकों को अलग अलग क्षेत्र में भेजा गया है। आप उनसे बात करेंगे तो उनका प्रोफाइल देखेंगे तो वो 5-6 जगह 20 लोग, 25 लोग, 30 लोगों के साथ वो डाल रहे हैं कि हम इस जगह गए। और पता नहीं इसकी भी कोई मॉनिटरिंग है, इसका कोई नंबर बन रहा है, या कहा गया है कि आप जितनी जगह आप ड्यूटी लगाई गई है, ड्यूटी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, जितनी जगह ड्यूटी लगाई गई है उसमें आप कहां कहां गए, कितने लोगों से मिले, वो भी आप पार्टी को सूचित करिए। एक तरह से कहें कि कई स्तर पर भारतीय जनता पार्टी हम लोग काम कर रही है और अब जरा अमित शाह उसकी धुरी है। ये बंगाल और कर्नाटक से सबक सीखा है। जो बाहर से लोग भेजे गए वो सिर्फ वहां बैठकर जो है केवल आराम करना और गपशप करना, इसके अलावा कुछ करते नहीं थे। एक तरह से उसका नतीजा ये होता था कि लोकल कैडर नाराज होकर घर बैठ जाता था। तो इस बार ये व्यवस्था की गई है कि आप रोज अपनी रिपोर्ट दीजिए, ठीक है, कि आप कहाँ गए, क्या किया। ये नहीं कि हम पहुंच गए और जो है उसके जो बाद बाहर के राज्यों से विधायक वहां भेजे गए हैं लोग असेसमेंट करने के लिए, फीडबैक के लिए। अच्छा, अब हम जरा जब जो दूसरा पक्ष है उसकी भी बात कर लेना। असेसमेंट मत कहिए, असेसमेंट नहीं करने गए हैं वो बाकायदा पार्टी के प्रचार के लिए गए हैं। पार्टी के प्रचार में जो वहां का वर्कर है, वहां के जो लोग हैं वो तो हैं, लेकिन असली फीडबैक मिलता है और उनके साथ वो काम कर रहे हैं। और जो दूसरा खेमा है वो क्या कर रहा है? कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, प्रियंका जी। भाई देखिए, दिग्विजय सिंह जैसे सामने आते हैं तो मिस्टर बंटा ढार की जो है छवि आ जाती है कि गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, याद ही नहीं है। बिजली आती नहीं थी। और अब दुर्भाग्य कहिए कांग्रेस का, कमलनाथ का 1.25 साल का शासन आया, बिजली फिर गायब हो गई। तो लोगों को लगा कि भाई अगर ये आएंगे तो यही हाल होगा। नहीं तो वो जो फ्री वाला सब चल रहा था, गारंटी वाला मामला, वो फ्री वाला, जब लोग आपके साथ हों तो ये फ्री वाला उसमें जुड़ जाता है। नहीं, मैं केवल सर इस वक्त मैं बात करना चाह रहा हूं किसका कैंपेन नजर में आ रहा है, मतलब चर्चा किसकी हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर? क्या 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 कांग्रेस के कैंपेन की चर्चा है? नहीं, जो आज से 3 महीने 4 महीने पहले चर्चा थी जितनी, और बीजेपी के कैंपेन की चर्चा लगभग नहीं के बराबर थी। उल्टा हो गया है। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी के कैंपेन की ज्यादा चर्चा है क्योंकि एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठित तरीके से काम करती है, राष्ट्रीय नेता हैं, आते हैं तो वो किसी एक पर्पस से जो है वो पहले से तय करके आते हैं। अमित शाह जाते हैं तो पहले से तय होता है क्या क्या करेंगे। वो ऐसा नहीं कि भीड़ जुटा दीजिए हम आएंगे भाषण देकर। प्रियंका जी को भी मेरे ख्याल से उनकी वैसे रैलियां होनी शुरू हुई थी और फिर भी कुछ वक्त से नहीं हुई। नहीं, देखिए इसके जिम्मेदार तो खुद कांग्रेस के लोग हैं। मोमेंटम उनका अच्छा क्रिएट हुआ था, प्रियंका जी भी गई थी, कमलनाथ जी अपना हनुमत कथा वगैरह सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। उन्होंने कर्नाटक रिपीट करने की कोशिश की मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट को एक फर्जी चिट्ठी, अब वो चिट्ठी का आज तक कोई उसका आता पता नहीं कौन है, कहां से आया, और कहा कि ठेकेदारी में कमीशन है, वो चिपक नहीं पाया शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर। और उसके बाद आप देखिए जो एक तरह से सेंटिमेंट जो हाई था कांग्रेस का, वो एकदम से नीचे चला गया। तो एक तरह से कहें कि उन्होंने गलती कर दी। अब उसको वो कैसे ठीक करेंगे, और शायद ठीक करेंगे तब वो दिखेगा हमें, लेकिन अभी तो फिलहाल हम कहें तो जो मोमेंटम कांग्रेस की तरफ दिख रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लपक। चलिए अब जरा जल्दी से राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात भी हमको कर दी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनकी भूमिका को लेकर कई तरीके की अटकलें और चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा के केंद्रीय संगठन ने भले ही उन्हें पार्टी का अभी संभावित सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन सत्ता में लौटने के मिशन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रखने के लिए भरोसा जरूर जो है वो बरकरार है। अब कुछ वहां रैलियां की जाएंगी, यात्राएं निकाली जाएंगी, उसमें इनको रोल दिया गया है देवेंद्र।
और प्रमुखता के साथ सौरभ अभी भी नहीं दिया गया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि वसुंधरा राजे ऐसे समय में जब उनको राजस्थान में ग्राउंड पे मेहनत करना चाहिए, ज़्यादातर उनका समय दिल्ली में गुजर रहा है। और इसके पीछे उनका जो तर्क है वो ये तर्क है कि जब तक पार्टी मेरी भूमिका को क्लियर ना कर दे कि मुझे क्या करना है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। और सौरभ एक चीज़ मान कर चलिए कि बीजेपी उनको सीएम फेस नहीं बनाने जा रही है। अधिकतम होगा तो ये यही हो सकता है कि कैंपेन कमेटी का संयोजक उनको बनाया जाए, लेकिन उसमें भी इनडायरेक्ट मैसेजिंग वो जो लेना चाहें अपना ले सकती हैं। डायरेक्ट मैसेजिंग बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री की फेस हैं। और जो वो अभी कर रही हैं कि ज़्यादातर अभी भी जैसे ज़्यादातर समय वो दिल्ली में गुजार रही हैं, ये चीज़ भी उनके खिलाफ ही जा रही है। बीजेपी के नेतृत्व को ये बात फिर से समझ में आ रही है कि इनके टेम्परामेंट को लेके जो पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं कि ये डिक्टेट करने की कोशिश करती हैं पार्टी को, शायद उसमें अभी बदलाव नहीं है। अगर वसुंधरा राजे को अपने आप को सीएम फेस बनाना था तो उनको ग्राउंड पे लगातार मेहनत करना चाहिए था, ताकि यहाँ पर दिल्ली में ये बात समझ में आए कि उनकी कार्यशैली में बदलाव आ रहा है। जबकि वसुंधरा का अपना तर्क ये है कि जब तक पार्टी मुझे क्लियर ना कर दे मैं किस हैसियत से किस रोल में वहाँ पर काम करूंगी। तो कुल मिलाकर अभी भी आप कह सकते हैं, और इतने दिनों बाद सौरभ आपको ध्यान होगा कि 2 कमेटी तो बन गई थी, अभी भी कैंपेन कमेटी का अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। ये बता रहा है कि बीजेपी अभी भी ये तय नहीं कर पा रही है कि वसुंधरा राजे को हमको कितना महत्व देना है। लेकिन चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट है बीजेपी, चुनाव को लेकर, राजस्थान को लेकर एकदम से कॉन्फिडेंट है कि राजस्थान में हमें दिक्कत नहीं होगी। फर्क भी मान सकते हैं ना कि जब सामान्य पृष्ठभूमि से जो राजनीति करके आता है और जो रजवाड़े से आते हैं, दोनों को संतुलन बिठाने में मुश्किल होती है। शिवराज जी ने ठीक कर लिया अपना रास्ता, वसुंधरा जी नहीं कर पा रही। छत्तीसगढ़ में देखिए जरा, अभी हमने एमपी की बात की कि एमपी बीजेपी के लिए कैसा दिखाई दे रहा है, और राजस्थान आसान दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ बताया सबसे कठिन दिखाई दे रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर चल रही है रेड ईडी की, और वो ये कह रहे हैं कि ये ईडी आती है, घर में आती है, कब्जा कर लेती है, लोगों के साथ मारपीट करती है, मोबाइल छीन लेगी, आपका गहना पैसा छीन लेगी, सबको बंधक बना करके रख लेगी, और फिर राजनीतिक सवाल करती है सबसे, कहेगी ये कुत्ता है इसको बंदर बोलो। ये भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि ये ईडी करती है। जरा सुन लेते हैं उनको। ईडी जो है वो कितने लोगों को मारपीट कर रहे हैं, कितने लोग धमका रहे हैं, आप इस पेपर में दस्तखत करो नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। तो ईडी आती है तो आईटी जाती है, आईटी जाती है तो ईडी आती है। हमारे यही क्रम चल रहा है और वही काम कर रहे हैं। मार पीट के, जैसे कहते हैं ना, बंदर को बोरे में पकड़ लिया उसे पीट रहे हैं, बोल तो कुत्ता है। तो हमारे यहाँ स्थिति ज़बरदस्ती मार पीट के लिखवा रहे हैं कि हाँ तुमने ये गलत किया है और तुमने इसको पैसा दिया है, लिखो, इस राजनेता को दिया हो, इस अधिकारी को दिया हो, इसको नाम लो। यही चल रहा है और ये बात छत्तीसगढ़ के लोग सब जान चुके हैं। क्या भूपेश बघेल पर दबाव क्रिएट करने की कोशिश है? वो तो जाहिर है कि है, लेकिन क्या चुनाव में कुछ दिख रहा है बीजेपी को अपने लिए एंट्री करने के लिए? और सौरभ, चार्जशीट में अगर उनसे करीबी लोगों के नाम हैं और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है तो अब समझा जा सकता है कि कैसे प्रेशर नहीं होगा। और शराब घोटाला को लेके जिस प्रकार की चीज़ें अगर आप देखें तो उसमें पूरा एक नेक्सस समझ में आएगा। उस नेक्सस में कौन कौन से लोग शामिल हैं, मुख्यमंत्री का दफ्तर कितना इन्वॉल्व है, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ दिखेंगी। और जिस प्रकार का दिल्ली का मामला था, ऑलमोस्ट वैसा ही आपको छत्तीसगढ़ का भी शराब घोटाला दिखेगा। ऐसे में चुनाव से पहले अगर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है तो भूपेश बघेल पे प्रेशर ना हो ऐसा कैसे संभव है, खासतौर पर तब जब उस घोटाले में बताया जाए कि हाँ इसमें नौकरशाह का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें जो पॉलिटिकल हैवी वेट्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, क्या उनकी छवि पर असर पड़ रहा है चुनाव से? इसका मतलब ये क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि लोग बताते हैं भूपेश बघेल बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, भूपेश बघेल बड़े दबंग नेता हैं। देखिए, लोगों को समझ में आता है, साबित हो नहीं हो ये एक अलग बात है, लेकिन जो परसेप्शन बनता है लोगों को समझ में आता है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। इसके लिए किसी ईडी सीबीआई या अदालत के आदेश की जरूरत नहीं होती लोगों को। आम आदमी समझता है कि ये व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है। उस पर जब उसके आसपास के लोगों पर घेरा कसना शुरू होता है तब उनको लगता है कि ये कुछ अच्छा हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है। लोगों के मन में, आम व्यक्ति के मन में ये होता है कि बड़े लोग हैं, रसूख वाले हैं, इनका तो कुछ होगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तब उसको एक संतोष होता है। नहीं, क्या आज की तारीख में भूपेश बघेल इनविंसिबल हैं इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन इनविंसिबल हैं ये तो नहीं कह सकते। अब हालांकि एक सर्वे भी आया छत्तीसगढ़ को लेकर के और उसको देख करके हैरानी हुई कि लोगों को लगता था बहुत गैप होगा बीजेपी कांग्रेस के बीच में, बिल्कुल गैप नहीं, लेकिन बहुत बहुत थोड़ा गैप 6-7 उसमें दिखाया सीटों का गया। गैप है। नहीं, इसका मतलब दो तरह से देखा जा सकता है कि परसेप्शन के तौर पर बहुत बड़ा गैप, लेकिन शायद जमीन पर वो अंतर थोड़ा कम हुआ है। हालांकि मुझे आज भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अभी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे हैं। ये ईडी रेड वाला दूसरा पहलू है। भूपेश बघेल के जो साथी हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी आज हो गया है। ईडी का छापा छोड़ दीजिए, आईटी का छापा छोड़ दीजिए, एक ऐसा राज्य जिसके अधिकारी भागते रहते हैं कि उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई न कर दे, चूंकि वो पहले की सरकार में अधिकारी थे। एक उनके सलाहकार हैं जिनका वहां करियर ही इसी तरह से शुरू हुआ पत्रकार से कि वो सीडी पता नहीं किसकी किसकी रखे हुए थे, उससे ब्लैकमेल कर रहे थे, उसके आधार पर वो 1.5-2 साल कितना तो जेल में भी रहे। अब ऐसे लोगों पर ये आरोप हैं, तो इसलिए ये आरोप पे कार्रवाई हो रही है। इसको अगर आप पॉलिटिकल वेंडेटा कहेंगे तो कह सकते हैं, चुनाव का समय है, लेकिन उसको कोई ओन नहीं कोई करेगा, अपसेट हो बाई नहीं सकता है करेगा। क्या छत्तीसगढ़ के चुनाव में? फाइनल सवाल मेरा आपसे, अपसेट नहीं, हो सकता अभी है? तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी स्थिति। बीजेपी ने भी चुनाव छोड़ रखा है? नहीं, छोड़ बिल्कुल नहीं छत्तीसगढ़ रखा, का? बीजेपी छोड़ती भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसा कोई फेस नहीं जो कि भूपेश बघेल को स्टेट के लेवल पे काउंटर कर सके। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या वही दिख नहीं, रही है। इसको यूं भी कह लीजिए ना कि इतना ज्यादा पीछे थे, कितनी तेज दौड़ेंगे कि आगे निकल जाएंगे, वो वाला संकट है अभी। कई बार लगता है कि दौड़ लिए होते तो शायद पार कर हाँ, जाते। बिल्कुल, ये ठीक बात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।